हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। आपको वीडियो पॉज करना है, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मैं जो सॉल्यूशन करवाऊंगी आप उसको मैच कर लेना और मुझे आप ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रिगार्डिंग द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट मेन फंक्शन इन C++। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें चेक करना है कि मेन जो फंक्शन होता है C++ में उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। देखो यूज़र डिफाइंड क्या होता है, वो फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग होगी वो सारी की सारी कोडिंग यूज़र के द्वारा लिखी जाएगी। अब यूज़र में वो भी हो सकता है जिसको प्रोग्रामिंग का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, जो हम बोलते हैं प्रोग्रामर भी हो सकता है यूज़र, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है यूज़र। अगर आपको नॉलेज है प्रोग्रामिंग का तो आप भी हो सकते हो यूज़र में कोई भी हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन होता है C++ में उसके अंदर जो भी पूरा कोड लिखा जाता है वो यूज़र डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड मतलब इसको कोई ना कोई यूज़र लिखेगा, प्री डिफाइंड का मतलब पहले से हमें लिखाया हुआ फंक्शन मिलेंगे। सारे फंक्शन हमें प्री डिफाइंड मिलेंगे, पहले से लिखे हुए हैं। देखो प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जैसे मैथ्स का कोई फंक्शन है, आपको कोई 2 नंबर सम करने हैं, उसके लिए हमने पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन बना रखा है। अगर आप 2 नंबर ऐड करना चाहते हो तो भी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। बट मेन फंक्शन की अगर बात करें, मेन फंक्शन के अंदर जो भी डेटा लिखा जाता है वो सारा का सारा यूज़र के द्वारा ही लिखा जाता है। कोई प्रोग्राम क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड के अंदर वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम कोई नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और उसे बनाने के लिए हमें मेन के अंदर सारी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। आप अब हेल्प ले सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन से कि कुछ प्रोग्राम जो आपने पहले बना रखे हैं वो मुझे आप दे दो ताकि मैं अपने फंक्शन के अंदर उनको यूज़ कर लूँ। यहाँ पे मेन फंक्शन के लिए ही पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और जो सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट है वो है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। इसमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी कंप्यूटर की होती है जिसका मतलब है कि कंप्यूटर घंटों तक अपना काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, और उस जितने भी घंटे उससे काम करवाएंगे वो कोई एरर आपको नहीं देगा, कोई गलत काम अपनी तरफ से नहीं करेगा। आपने जिस तरह का कोडिंग उसके अंदर कर रखा है उसी तरीके से वो अपना काम करता रहेगा, थकेगा भी नहीं। और ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे कोई अगर इंसान है, इंसान 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करने के बाद वो बिल्कुल थक जाता है, हो सकता है 9-10 घंटे काम करता है, बट 9-10 घंटे के बाद अगर उस इंसान के साथ हम ज़बरदस्ती करके उससे हम 14-15 घंटे काम करवाने लग जाएं, उसको रेस्ट का टाइम नहीं दे, तो वो क्या होता है, बड़बड़ाने लग जाता है, इरिटेट हो जाता है, वो होता है ग्रम्बलिंग। बट आपको पता है कंप्यूटर जो होते हैं वो तो 24 घंटे काम करते हैं, है ना, इतनी पावर होती है, और वो तो कोई ग्रम्बलिंग भी नहीं करते, कोई बड़बड़ाते भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करते, कोई एरर भी नहीं देते। जितनी फ्रेशनेस के साथ, जितनी क्वालिटी के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया होता है पहले घंटे में, वो 24 घंटे तक अपना काम लगातार वैसे ही करते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, देखो बी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है नो IQ। नो IQ का इससे कोई रिलेशन नहीं है। नो IQ मतलब कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता, उसे जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा वो सिर्फ उसको फॉलो करना जानता है। अब इस डेफिनेशन का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर का एक फैक्टर होता है कि कंप्यूटर स्पीड से काम कर सकता है। ह्यूमन की काम करने की जो क्षमता होती है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा कंप्यूटर स्पीड से काम करता है, इसका भी इस डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है। वर्सेटिलिटी होता है, कंप्यूटर एजुकेशन की फील्ड में भी काम में लिया जाता है, बच्चे उस पर नोट्स बनाते हैं, क्लासेस लेते हैं। प्रिंटिंग की फील्ड के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है, ऑफिस में भी इसको काम में लिया जाता है।
रिसर्च के लिए भी कंप्यूटर काम में लिया जाता है, DRDO के अंदर भी रिसर्च की जाती है, वहाँ पे भी इसे यूज़ लिया जाता है। प्रत्येक संस्थान में हर यूज़र अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को यूज़ करता है, इसलिए बोलते हैं ये वर्सेटाइल है, इसको हर जगह यूज़ किया जा सकता है अपनी अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग। और डेलीजेंस का क्या मतलब होता है? डेलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर बिना कोई शिकायत के, बिना ग्रम्बलिंग किए, बिना एरर दिए घंटों तक काम करता रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अपने फंडामेंटल पढ़ते हैं उसमें कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम स्टार्टिंग में ही हमने भी पढ़ी थी, तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। सारा शब्दों का खेल है, आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि वर्सेटिलिटी के अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन में क्या चीज़ बताई गई है, क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देंगे और क्वेश्चन को पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिटन इन सी? सी के अंदर ये कोड लिखा गया है और हमें इसका आउटपुट बताना है। प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वो क्या प्रिंट करेगा? %d का मतलब क्या होता है? एक डेसिमल का नंबर यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। और देखो %d, पहला %d किसको दिखा रहे हैं? इस वाले 62 को। हम इस जगह पे अपना आउटपुट लिखेंगे, पहला %d दिखा रहा है 62 को, तो 62 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट %d किसको दिखा रहा है? 062 को। जब भी किसी नंबर के आगे 0 लिखा जाएगा, यहाँ पे वो नंबर लिखा जाएगा, उसका मतलब होता है वो नंबर ऑक्टेल टाइप का नंबर है। इसका मतलब उसका बेस जो है वो 8 है, उसके अंदर नंबर की जो रेंज है वो 0 से 7 है। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी नंबर के आगे 0x लिखा जाता है, उसका मतलब है वो नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर है मतलब बेस हो गया 16, रेंज हो गई इसकी 0 से 15। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और हमें ये भी क्लियर हो गया कि 062 ये एक ऑक्टेल नंबर है, 0x से स्टार्ट हो रहा है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और इसी के अनुसार हमें क्या करना है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि दिया हुआ भी डेसिमल में था और %d भी डेसिमल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हमने डायरेक्ट एज इट इज़ इसका आउटपुट लिख दिया। नेक्स्ट वाला %d, देखो बीच में कोई कोमा नहीं है, दोनों %d के बीच में कोई कोमा नहीं है, इसके बीच में भी कोई कोमा नहीं है, तो कोमा यहाँ पे भी नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि %d डेसिमल नंबर प्रिंट करना है आपको, दिया है आपको ऑक्टेल नंबर, ऑक्टेल है 62, इसे हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। कोई भी नंबर अगर आपको ऑक्टेल से डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे? उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिजिट वाइज हम 8 की पावर के अंदर नंबर को लिखेंगे, सारी डिजिट को प्लस करेंगे। जैसे इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, 6 को करेंगे 8 की पावर 1 से। 8 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये वाला 2, नंबर आया 2। 8 की पावर 1 मतलब 8 को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से, यहाँ पे आएगा 48, दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे, नंबर आया 50। 50 किसका? डेसिमल का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा अगला प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 62, जो लिखा गया है हेक्साडेसिमल के अंदर, उसे भी चेंज करना है। देखो %d दिया हुआ है ना, तो %d मतलब डेसिमल में आपको ये नंबर लिखना है, डेसिमल में इसको चेंज करेंगे। प्लेस वैल्यू निकालेंगे 16 से, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर मतलब 1 का 16, गुणा करेंगे 6 से, 6 36 और 96। 16 की पावर 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 98। 98 का मतलब ये एक डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल को हम प्रिंट कर देंगे। एक ही हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह कोई क्वेश्चन आता है 062 ऐसा कुछ भी लिखा मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, ऑक्टेल नंबर होगा तो आगे 0 लिखा होगा, हेक्सा होगा तो 0x लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज
हाउ एवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, कि वह प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन के अंदर लिखा गया है। मतलब हाई लेवल में लिखा गया है तो नॉर्मल सी बात है, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में लिखा गया है जिसे ह्यूमन आराम से पढ़ सकता है, उसे हम उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? कैश। कैश तो देखो क्या होती है, एक मेमोरी का टाइप है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट, क्या कोई प्रोग्राम, आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, क्या किसी लिखे हुए प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल के अंदर लिखा गया है हम उसे कहीं पे भी बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट है ये? नहीं, क्योंकि उसे तो प्रोग्राम ही बोला जाता है। थर्ड है सोर्स कोड और फोर्थ है वर्ड साइज़। वर्ड साइज़ देखो क्या होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट का है तो उस कंप्यूटर को लेकर वर्ड का साइज़ भी डिफाइन किया जाता है कि कंप्यूटर मतलब प्रोसेसर एक बार में जितने भी बिट के ऊपर काम करेगा उसे बोला जाएगा वर्ड साइज़। और एक कंप्यूटर का वर्ड साइज़ पहली बार में ही फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर सब कैलकुलेशन भी उसी बिट पे होती है, उतने ही नंबर बिट पे की जाती है। अगर कहीं पे हमें डेटा सेंड करना है तो भी हम उतने बिट का यूज़ करेंगे, अगर कोई डेटा रिसीव करना है तब भी हम इन्हीं बिट का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप ये देखोगे जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं वो हमसे पूछता है आपका कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वर्ज़न हमारे पास उपलब्ध है। अब मान लेते हैं प्रोसेसर 32 बिट का है और डिफ़ाइन करते टाइम पे बता दिया कि वर्ड साइज़ जो है वो 32 बिट का है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर कोई दो नंबर का हमें सम करना है तो दोनों नंबर 32 बिट के होने ज़रूरी हैं। 32 बिट कैसे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 32, और दूसरा नंबर भी हम 32 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। बट जो ये बात पूछ रहा है वो तो वर्ड साइज से रिलेटेड है नहीं, अब उसे क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। सोर्स कोड देखो क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाकर यूज़र को देता है वो कभी भी उसको सोर्स कोड उपलब्ध नहीं करवाता। क्यों उपलब्ध नहीं करवाता? क्योंकि अगर हम सोर्स कोड देंगे तो सोर्स कोड लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो तो यूज़र को समझ आ जाएगा, और सामने वाला यूज़र अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग रखता है प्रोग्रामिंग की तो उसको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया। इसलिए खुद की जो सॉफ्टवेयर बनाने का कोड होता है वो चोरी ना हो, उसके लिए प्रोग्रामर कभी भी अपना सोर्स कोड उपलब्ध नहीं करवाता। वो हमेशा एक एग्जीक्यूटेबल कोड आपको देगा जिसे बोला जाता है EXE फाइल। इसकी फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और EXE फाइल लिखी होती है 01 की भाषा में, मशीन लैंग्वेज में। अब ये अगर किसी की हिम्मत है तो पढ़ के पता लगा लो कि 0101 में हमने क्या लिखा है, क्या कोड लिखा है। जो प्रोग्रामर था जिसने प्रोग्राम बनाया उसका कंप्यूटर कितने बिट का है, पहले तो इतने बिट के कॉम्बिनेशन बनाओ फिर उसको समझो कि लिखा क्या गया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 5, LISP इज़ डिज़ाइन फॉर। सबसे पहले LISP क्या होता है वो समझेंगे, देन समझेंगे कि ये क्यों डिज़ाइन की गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PL लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड मोस्ट है तो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए फर्स्ट कौन सी है। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका नाम है फोर्ट्रेन। इसका नाम फोर्ट्रेन क्यों रखा गया है? इसकी देखो फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये लैंग्वेज बनाई गई थी मैथ्स के जो फॉर्मूला होते हैं उनको ट्रांसलेट करना, मैथ्स के फॉर्मूला को कोड के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए इसे बनाया गया था। इस वजह से इसका नाम रखा गया फोर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेट करना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन लैंग्वेज को जॉन बैकस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और कब किया गया था? 1957। ये दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
इसे बनाने वाले या डिज़ाइन करने वाले कौन थे? जॉन बेकस। 1957 के अंदर ये लैंग्वेज आ गई थी। सेकेंड लैंग्वेज है LISP, जिसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्प को किसने डिज़ाइन किया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम है जॉन मैकर्थी। इन्होंने 1958, बस एक साल के बाद ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर दिया था या डिज़ाइन कर लिया था। स्टार्टिंग में जब लिस्प आई थी, ये क्या करती थी? जो मैथ्स के अंदर साइन होते हैं, जैसे लैम्डा साइन, जो मैथ्स के साइंस थे, उन्हें ये क्या करता था? बनाता था। इस लैंग्वेज की हेल्प से हम उन साइंस को क्या करते थे? बनाते थे, डिफ़ाइन करते थे कोडिंग के थ्रू, ठीक है। और बाद में क्या हुआ? ये पॉपुलर हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है LISP। इस वजह से ही इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो LISP लैंग्वेज इज़ डिज़ाइंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस लैंग्वेज को आप वैसे भी ध्यान रखना, क्योंकि एक तो ये सेकेंड मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन के जस्ट बाद में 1958 के अंदर इसे डिज़ाइन कर लिया गया था, और ये पॉपुलर हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इसे आज तक यूज़ किया जाता है और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर है 98, इसका हमें बाइनरी लिखना है। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में चेंज करना है, या ऑक्टल में चेंज करना है, या हेक्सा में चेंज करना है, मैंने आपको एक तरीका बताया था। डेसिमल नंबर को कभी भी बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में चेंज करना है तो आपको क्या मेथड अप्लाई करना है? डिवाइड रूल। डेसिमल नंबर को आप किस से डिवाइड करोगे? अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से कर दो, अगर आपको ऑक्टल में करना है तो आप 8 से कर दो, अगर आपको हेक्सा से करना है तो आप 16 से कर दो। बस इतना सा चीज़ है। इसी के बेस पे हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखेंगे कि डायरेक्ट अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। डिवाइड मेथड देखो कैसे किया जाता है। डेसिमल को चेंज करना है बाइनरी में, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा और 2 नीम 18, कुछ भी नहीं बचा तो 0। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, देखो 1 बचा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा 0। 2 छीक 12, कुछ नहीं बचा 0। 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा 0। 2 एकम 2, 1 बचा, वो लिखेंगे रिमाइंडर यहाँ पे। अब इस नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। 1 1, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 1 0 1 0, ये हो जाएगा इसका बाइनरी कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसे अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने आपको एक सीरीज़ मेथड बताया था। आप एक पूरी सीरीज़ लिख लो, जैसे सबसे पहले 1, देन 2, देन 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, इस तरह से ये चलती रहेगी। अब नंबर है 98। 98 के लिए देखो हमें 128 नहीं चाहिए, हमारा काम 64 में चल जाएगा, तो 64 ले लेंगे, 64 के आगे 1 लिख देंगे। 98 में से 64 चला गया तो कितने बचे? 34। 34 के लिए देखो 32 ले लेंगे, 32 को भी माइनस करेंगे तो बचा 2, और 2 लेना है हमें अब, तो 2 के आगे हम 1 लिख देंगे, बाकी नंबर के आगे लिख देंगे 0। ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब ये सीरीज़ बनी कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1। ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और इस तरह से ये बढ़ती रहती है पावर्स, और सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ER डायग्राम इज़ अ ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। इनमें से चारों ऑप्शन में से किसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफिक मेथड है ER डायग्राम के उसको यूज़ करते हैं? प्राइमरी कीज़ और रिलेशंस को दिखाने के लिए, प्राइमरी कीज़ और उनके रिलेशंस को और उनके इंस्टेंस को दिखाने के लिए,
एंटिटी क्लास को और उनके रिलेशन को दिखाने के लिए, या फिर एंटिटी क्लास उनके रिलेशंस को प्राइमरी कीज़ के साथ दिखाने के लिए, या ये सभी गलत है, नन ऑफ दी अबव। इसके लिए हमें थोड़ा सा ईआर डायग्राम का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। वो चीज़ें अगर आपको पता है तो बेस्ट है, आप आंसर भी बता दोगे, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। देखो टॉपिक है ये DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी DBMS के अंदर हम डेटा को सेव करने की बात करते हैं तो डेटा को सेव किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में, कॉलम के अंदर और रो के अंदर। इस तरह से डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप ये मान लो कि ये जो एक टेबल है ये अपने आप में एक एंटिटी है। अब ये एंटिटी क्या होती है? एंटिटी में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी, और ये टेबल मान लेते हैं स्टूडेंट की है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का मदर नेम, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट, उसको कौन सा उनका क्लास टीचर है, उसके प्रीवियस क्लास के अंदर कितने मार्क्स हैं, कैसा उसका एवरेज स्कोर है, सारी डिटेल्स होती हैं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर। और हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर हमने सेव कर रखी है। अब दूसरी एंटिटी लेते हैं क्लास। क्लास एक दूसरी एंटिटी है। कौन सी क्लास है? देखो मैं कॉलम बना रही हूँ सबसे पहले। ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे जो जो क्लासेस होंगी हम लिखते रहेंगे। उस क्लास में कितने बच्चे हैं, उसका कौन सा क्लास टीचर है, इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं, मीडियम बच्चे कितने हैं, क्लासेस के अंदर फर्स्ट स्कोर कौन करता है, लास्ट के अंदर बच्चे कौन स्कोर करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशलिटी पढ़ाई जाती है। तो एक क्लास एंटिटी को हम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये टेबल हो गई हमारी दूसरी एंटिटी क्लास की। अब एक स्टूडेंट और एक क्लास के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? इसका मतलब कि दो एंटिटी सेट का आपस में रिलेशन बताना ही क्या होता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब एंटिटी को हम डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? तो आप ये रेक्टेंगल बॉक्स देखोगे, ये आपकी एंटिटी 1, ये मान लेते हैं स्टूडेंट है, और एक एंटिटी 2, ये है क्लास। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन को डायमंड से दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना, ये कहलाता है ईआर डायग्राम। अब देखो हमने प्राइमरी की का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, बट प्राइमरी की है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि डेटा को टेबल्स में रखा जाता है। तो सोचने वाले, जैसे कई बार हम सोच लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं कि हो सकता है प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी की क्या होती है पहले तो ये देख लो कि किसी टेबल के अंदर अगर स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट को कैसे पहचानेंगे? जो उसकी यूनिक आईडी बताए। प्रत्येक स्टूडेंट की यूनिक आईडी कौन बताएगा? रोल नंबर, और रोल नंबर ही उसका कहलाएगा प्राइमरी की। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना, एंटिटी जो होती हैं, एंटिटीज़ के आपस में रिलेशन को दिखाने के लिए हम ईआर डायग्राम को बनाते हैं। प्राइमरी की का हमने नाम नहीं लिया, ये गलत, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो फोर्थ में भी प्राइमरी कीज़ का नाम आ रहा है, ये भी गलत। अब आता है सी ऑप्शन, एंटिटी क्लास और उनके रिलेशन दिखाने के लिए। हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज़ द शॉर्टकट की। जैसे दो लाइंस हैं, एक लाइन आपने यहाँ पे लिखी, दूसरी लाइन आपने यहाँ पे लिखी। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको आपको बढ़ाना है। अभी तो ये इतना चल रहा है, अब आप चाहते हो इनके बीच में इतना स्पेस आ जाए। पहली लाइन इतनी यहाँ पे लिखी जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी। इनका बीच का स्पेस आपको शॉर्टकट की से बढ़ाना है। कंट्रोल एल का क्या मतलब होता है? आपकी जो लाइन है वो लेफ़्ट अलाइंड हो जाती है, मतलब आप जो भी लिखोगे वो लेफ़्ट टू राइट चलेगा, लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब, अगर ये पेज है, आपने ये लाइन यहाँ से लिखी और ये ख़त्म हो गई यहाँ पे, अगर आप कंट्रोल ई दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन यहाँ से तो हट जाएगी और ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, मतलब मिड में, सेंटर के अंदर। कंट्रोल आई का मतलब होता है
अगर आपने कोई नाम लिखा ऐसे एम, आई दबाते ही वो ऐसे एम हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल एम का क्या मतलब होता है? इंडेंट, इंडेंट होना। जैसे ये आपका वर्ड का पेज है, आपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख रखा है, आप जैसे कंट्रोल एम दबाओगे ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, आगे आगे मूव हो जाएगा ये, और अब जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ से, इस जगह से, और ये वाली जगह हो जाएगी ब्लैंक। समझ गए? इस तरीके से। और फिर से कंट्रोल एम करोगे तो थोड़ी सी जगह और खाली हो जाएगी और ये टेक्स्ट आगे की तरफ मूव हो जाएगा। इसको कहते हैं इंडेंटेशन या इंडेंट करना। लास्ट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस होता है सेव के लिए, तो यहाँ पे एस नहीं है, ये है नंबर 5। अगर आप कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करोगे तो दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है वो 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ 5 दबाओगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही ई, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस नंबर। नंबर कौन सा? जो लाइन स्पेसिंग के लिए आपको चाहिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट में हमें बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बता रहे द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज बेस 7, इन बेस 7 इज 7777। और दूसरा स्टेटमेंट है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 8 इज 1111। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें बात करनी है। पहले बात करेंगे बेस 7 की। बेस 7 का मतलब रेंज क्या होगी नंबर की? 0 से 6। काउंटिंग में नंबर कितने होंगे? 7। यहाँ पे नंबर क्या दिया है? नंबर यहाँ पे कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनका टोटल करो आप, टोटल काउंटिंग 7, रेंज इनकी 0 से 6। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर 6। अब ये क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 4 डिजिट का, और हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है 4 डिजिट के अंदर। अगर किसी नंबर का बेस है 7, तो देखो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 6। 6 से बड़ा तो होगा ही नहीं। 6 से बड़ा 7 आते ही क्या होगा? नंबर में अगर कोई 1 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 7 आ गया, तो 1 बिट और इंक्रीज होके उस नंबर को हम 0 से 6 की रेंज के अंदर ले आएंगे। ठीक है, 7 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 7 इसकी रेंज में नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट में क्या हो जाएगा? 6 6 6 6। ठीक है, अब बात कर रहा है ये अगला बेस 8 की। बेस 8 को भी देखो, बेस 8 की रेंज क्या होगी? 0 से 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लार्जेस्ट नंबर 7, स्मॉलेस्ट नंबर 0। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1111। तो क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 0000। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। जो भी वेंडर किसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करवाएगा उसे क्या कहा जाएगा? इसका मतलब ये मान लो कि कोई एक प्रोग्राम बना हुआ है और उस बने हुए प्रोग्राम में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है। मान लेते हैं अभी तक लग रहे थे डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, बट अब जो है जीएसटी लागू हो गया। हम गए हमारे प्रोग्रामर के पास कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो, क्योंकि जीएसटी के टाइप से हम बिलिंग करेंगे, उसमें जीएसटी ऐड होना चाहिए। इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे? ओवरलैप। तो देखो ओवरलैप क्या होता है? कोई एक चीज़ है उसके ऊपर हम दूसरी चीज़ लिख दें, ये होता है ओवरलैप, तो ये गलत है। फिक्सेस क्या होते हैं? आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर कोई बग आ गया, कोई एरर आ गई, जो चाहा वो वैसा प्रोग्राम नहीं बना, वो कुछ और ही दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, दूर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे बोलते हैं फिक्स करना। किसी बग को फिक्स करना, किसी एरर को फिक्स करना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है हेल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। और एंटीवायरस आपको पता है एक ऐसा खुद में एक प्रोग्राम होता है जो वायरस को
डिलीट करने के लिए, फाइलों को स्कैन करने के लिए हम यूज़ लेते हैं, कंप्यूटर में वायरस को आने नहीं देता। एक ऑप्शन है हमारे पास पैचेस। जब भी किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है उसे बोला जाता है पैचेस करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका एक होमवर्क है कि आपको इन सारे वर्ड्स को जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये दो हैं ही, एक तो पैच है, एक फिक्सेस है, इनको अपने नोट्स में लिखते रहो। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम के पास में, आप इनको रिवाइज़ कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।